Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope all of you are doing great at your homes. This is the third part of the video of the series. Basically, I have started related to PPSC, NTS and FPS MCQs point of view. इससे प्रीवियस जो दो वीडियोस हैं उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे क्लिक करके भी आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियोस के नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पीपीएससी, एनटीएस, एफपीएस या एफपीएससी या कोई भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप राइट चैनल पे आए हैं। आप मेरे चैनल को फॉलो करें और इससे रिलेटेड जो प्रीवियसली मैं बहुत सारी मूवमेंट्स को, एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुकी हूँ और डेली बेसिस पे मैं अपने और इसी चैनल की पोस्ट वाले ऑप्शन पे जो एमसीक्यूज पेपर में आए होते हैं ना उसको अपलोड करती हूँ। आप वहाँ से भी जाके उन एमसीक्यूज को पढ़ सकते हैं, अपना नॉलेज इन्हेंस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट बेसिकली है ये वीडियो का, जो इस सीरीज का जो हमने स्टार्ट किया, तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट हम स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज वी हैव, सिल्विया प्लाथ मैरिड विच इंग्लिश पोइट। सिल्विया प्लाथ जो है हमारे पास अमेरिकन पोइट रह चुकी हैं, ठीक है, नॉवलिस्ट भी थी, जो अपनी कन्फेशनल स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थी। और कन्फेशनल स्टाइल बच्चे ऐसा स्टाइल होता है जिसमें जो राइटर है डायरेक्ट पर्सनल और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ उसके अंदर अपने एक्सपीरियंसेस, हार्श एक्सपीरियंसेस ऑफ द लाइफ को भी डिफाइन करते हैं। इन्होंने शादी की थी, एक इंग्लिश पोइट थे, दैट वाज टेड ह्यूज। जो टेड ह्यूज है वो उन्हें इंग्लिश पोइट के साथ साथ एनिमल पोइट भी कहा जाता है। और एनिमल पोइट इन्हें कहा इसलिए कहा जाता है ड्यू टू हिज पोर्ट्रेशन, परफेक्ट पोर्ट्रेशन इन द पोइट्री अबाउट एनिमल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो टेड ह्यूज के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, ही बिकेम पोइट लॉरिएट फ्रॉम 1948 टू 1998 टिल हिज डेथ, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू, कार्ल सैंडबर्ग, इसकी ये पोइम है प्लैंक्ड वाइट फिश कंटेन्स व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी। तो इमेजरी से रिलेटेड में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है कि इमेजरी क्या होती है। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्होंने किस टाइप की इमेजरी अपने इस पोइम में अपने में डिस्कस की है। देन दैट वाज अबाउट अ वॉर, ठीक है। जो सैंडबर्ग थे ना, ये एक अमेरिकन पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी रह चुके हैं एंड ही वाज आल्सो द आई विटनेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स। दैट्स व्हाई ही पोर्ट्रेड वार लाइक इमेजरी इन हिज पोएम्स। Third MCQs we have, which influential American poet was born in Long Island in 1819। अच्छा, ये कौन से राइटर थे? तो दैट वाज वॉल्ट विटमन, ठीक है। अब वॉल्ट विटमन जो है इनका टाइम स्पेन 1819 टू 1892 तक है, ठीक है। और ये एक पोइट भी रह चुके हैं और अपनी पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। अक्सर ये जो लीव ऑफ ग्रास के अंदर जितनी भी पोइम्स हैं उनमें से जब वो लैम्ब की बात करते हैं तो द लैम्ब उसकी एमसीक्यूज में से आ जाता है। तो आपने इसको याद रखना है कि इनकी जो कलेक्शन ऑफ पोइट्री थी, द नेम ऑफ दैट कलेक्शन वाज लीव्स ऑफ ग्रास। बच्चे, ये जो एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ ये बज़ाहिर तो डेली बेसिस पे 10 या 15 होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसको डिस्कस करने का पर्पस यही होता है कि एक एमसीक्यूज को डिस्कस करने के साथ साथ आपको फर्दर 3 से 4 पॉइंट्स और मिल जाएं। क्योंकि जब आप इस तरह वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की स्पेशली तौर पे एक हाई लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको उसके हर एक पॉइंट का पता होना जरूरी है। क्योंकि एमसीक्यूज में हमने तो एक पॉइंट पढ़ा होता है, अब एमसीक्यूज में वो किसी राइटर का दूसरा पॉइंट भी पूछ लेते हैं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो राइटर में आपको साथ साथ ही बताती जाती हूँ, ताकि जब आप इस नोट्स को प्रिपेयर करें तो आप उसके छोटे छोटे पॉइंट्स साथ बना लें, इसकी वजह से आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इन 1960 द क्लोसस वाज द फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड बाय विच पोइटस। तो दैट वाज सिल्विया प्लाथ, ठीक है। द क्लोसेस जो 96 के अंदर इनकी फर्स्ट बुक थी सिल्विया प्लाथ की, और सिल्विया प्लाथ से रिलेटेड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। The next MCQs we have, in his poem Kipling said if you can meet with Trump and dash, और इसको अंडरलाइन को आपने इसके वो फिल करना है, तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका डिजास्टर है। अब ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये बेसिकली रुडयार्ड किपलिंग की जो पोइम है इफ से ली गई है, ठीक है। इन्होंने ये जो अपनी पोइम इफ लिखी थी और उससे ली गई है और उसका जो फिल है यानी उसकी जो आंसर है डिजास्टर है। अब रुडयार्ड किपलिंग के बारे में आपको बता दूं मैं, जो रुडयार्ड किपलिंग बच्चे रह चुके हैं ये नॉवलिस्ट, इंग्लिश नॉवलिस्ट रह चुके हैं और इन्होंने अपना बहुत फेमस नॉवल लिखा था कीमा, ठीक है। कि हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से लिखा गया एक नॉवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इसी एग्जाम की तैयारी करें तो उसे ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा अगर आपने बीएस इंग्लिश किया हुआ है तो आपको किम के बारे में पता होगा क्योंकि उसके सिलेबस में ये इंक्लूड होता है। अच्छा, इसके अलावा जो रुडयार्ड किपलिंग का टाइम स्पेन था 1865 टू 1936 तक टाइम स्पेन है। और रुडयार्ड किपलिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रुडयार्ड किपलिंग को ब्रिटिश इंडियन राइटर भी कहते हैं। ये बॉम्बे इंडिया में पैदा हुए थे और ब्रिटिश में इनकी डेथ हुई थी, इसलिए इन्हें जो है ब्रिटिश इंडियन राइटर भी कहा जाता है।
The next MCQs we have, which of the following is not a literary device used for aesthetic effect in poetry? तो एसोनेस भी हमारे पास लिटरेरी डिवाइस होती है, ओनोमेटोपिया भी होती है और राइम भी होता है, लेकिन ग्रामर जो हमारे पास ये डिवाइस नहीं होती, ठीक है। तो इसमें आपने का जो करेक्ट आंसर है वो ग्रामर है। अच्छा, जो राइम स्कीम के बारे में आपको पता है, जो लास्ट की साउंड्स होती हैं हमारे पास जो मैच करती हैं, इसके अलावा ओनोमेटोपिया क्या होती है कि जो ओनोमेटोपिया के बारे में वैसे मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ओनोमेटोपिया कहते हैं कि साउंड एसोसिएटेड वर्ड्स जो होते हैं, यानी जो जब हम किसी भी चीज़ की किसी की आवाज़ सुनते हैं तो उसकी आवाज़, उसकी साउंड से रिलेटेड जो हम वर्ड्स बनाते हैं उसे कहते हैं ओनोमेटोपिया। जैसे कि बी के लिए हम बस का यूज़ करते हैं, तो ये ओनोमेटोपिया है। इसके अलावा अगर आप एसोनेस देखें तो एसोनेस होता है रिपीटिशन ऑफ द वावल साउंड इन अ वर्ड इन अ लाइन, ठीक है। किसी वर्ड के अंदर यानी किसी लाइन में जब वर्ड्स के अंदर जो वावल साउंड्स अगर रिपीट हो रही हों तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्रामर। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू और फॉल्स आपने बताना है। राइटिंग प्रीडेट्स पोइट्री, सो दैट द आंसर इज फॉल्स। The next MCQs we have, what is the earliest surviving यूरोपियन पोइम? तो अर्लीस्ट सर्वाइविंग जो यूरोपियन पोइम है वो बेसिकली होमर की इलियड है, ठीक है, जिसे होमरिक इलियड एपिक भी कहा जाता है, ठीक है। होमरिक एपिक जो है होमर की इलियड को कहा जाता है, और जो होमर है वो हमारे पास अर्लीस्ट सर्वाइविंग एंशियंट राइटर हैं, ठीक है। बेसिकली उनके वर्क्स जो हैं वो सर्वाइव किए थे, जिसमें से जो इलियड है वो बहुत फेमस है और उसे हम होमरिक एपिक कहते हैं। The next MCQs we have, which of the following is not a poetic tradition? तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि पहले पोइट्री को लिखने का एक स्पेसिफिक ट्रेडिशनल पैटर्न होता था। अब यहाँ पे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोइटिक ट्रेडिशन, यानी पोइट्री का जो ट्रेडिशनल फॉर्म वो कौन सा नहीं है। एपिक है, कॉमिक है या ट्रेजिक, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। जबकि हमारे पास है द अकल्ट है। अकल्ट कहते हैं बेसिकली सुपर नेचुरल एलिमेंट्स या सुपर नेचुरल पावर्स के यूज़ को। The next MCQs we have, what is the study of poetry's meter and फॉर्म कार्ड? अच्छा, पोइट्री के मीटर और फॉर्म की स्टडी को हम कहते हैं प्रोसोडी, ठीक है। Okay, that's all for today's video lecture. In this video lecture, I have tried my level best to cover at least 10 MCQs related to PPSC MCQs point of view। और इनके बेसिकली ये बज़ाहिर तो 10 थे, लेकिन हमने इसके बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अगर आप इसे मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रिमेंबर मी एंड द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, स्पेशली द पीपल ऑफ पैलेस्टीन इन योर प्रेयर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट करें और उनकी माली मुआवनत करें जितना हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप इसी से रिलेटेड PPSC MCQ से रिलेटेड अगर आप वीडियो और चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।